जब हमला हो रहा था तो हमेशा की तरह ये देश में नहीं थे, फ्लाइट मोड पर थे, एरोप्लेन मोड पर। मोबाइल में होता है ना, प्रधानमंत्री का भी 2 मोड है, एरोप्लेन मोड और साइलेंट मोड। हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले। एक तो इनका जो है ना खून जो है वो चंद्रकांता सीरियल का अय्यार है, वो इच्छाधारी नाग नहीं होता है, जब चाहे तब रूप बदल रहे। कभी कहते हैं कि खून में व्यापार बहता है, कभी कहते हैं खून में देशभक्ति बहता है, कभी कहते हैं खून में गरम सिंदूर बहता है, और कभी तो कहते हैं कि खून बहता ही नहीं है, क्योंकि अवतार है ना, बायोलॉजिकल नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल है। ये प्रधानमंत्री ने कहा, मैं नहीं कह रहा। आप देखिए कि जालिमों ने क्या साजिश रची है। लोकतंत्र के लिए पसीना नहीं बहाया, खून नहीं बहाया, कुर्बानियां नहीं दी, हमेशा राजे राजवारों के दरबार में उनकी चापलूसी करा करते थे, विस्तारवादी साम्राज्यवादी ताकतों के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगते थे, चापलूसी करते थे, जासूसी करते थे। वैसी शक्तियां आज उसी जमहूरियत का इस्तेमाल करके कुर्सी पे बैठ करके उसी लोकतंत्र का गला दबा रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। এই কনভেনশনের শেষ বক্তা কংগ্রেসের নেতা এবং গোটা দেশের যুব সমাজের নেতা কানাইয়া কুমার। আমাদের সবাইকে अभिनंदन। मुझे इतनी ही बांग्ला आती है तो मैं आपसे हिंदी में बात करने की इजाज़त चाहता हूँ। देश बचाओ संविधान बचाओ कन्वेंशन में आए हुए सभी आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का और डिजिटल मीडिया के माध्यम से इस सभा को देख रहे सुन रहे बंगाल की आदरणीय जनता का और मंच पर उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलों के सम्मानित नेताओं का और साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको आभार व्यक्त करता हूं कि इस गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए आपके बीच उपस्थित होने का मौका मिला है। मैं भी बहुत लोगों की बातों को सुना हूँ, आप भी बहुत देर से बहुत सारे लोगों को सुन रहे हैं। स्वाभाविक रूप से कभी कभी सुनते सुनते थक जाते हैं, तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ अपनी पार्टी की तरफ से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, बल्कि इस देश के एक आम नागरिक होने के लिहाज से मैं इन मुद्दों के साथ खड़ा हूँ। और देश में, दुनिया में जहाँ कहीं भी लोकतंत्र के पक्ष में, न्याय और बराबरी के पक्ष में कोई संघर्ष, कोई पहल की जाती है, एक जिंदा दिल इंसान जो मोहब्बत में यकीन करता हो स्वाभाविक रूप से उसका समर्थन करेगा। और आप सब इस समर्थन के लिए हम मौजूद हैं, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, अभी मैं एक अपने नौजवान साथी को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि मुझे बांग्ला थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, আমি बांग्ला बुझते पारी কিন্তু बोलते पारी ना। तो उन्होंने कहा कि हॉल छोटा है, लड़ाई बड़ी है, मुद्दा बड़ा है, हौसला बड़ा है, हॉल छोटा है कोई बात नहीं है। ये बोलना जरूरी है। मैं कहता हूं कि किसी चौराहे पे खड़ा होकर के अकेले बोलने की जरूरत है। अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, लिख सकते हैं तो लिखिए। कोई अगर जुलूस जलसा आयोजित कर रहे हैं तो उसमें शामिल होइए। आपसे जो बन पड़ता है कीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते
तो अपने घर की दीवारों पर आईन की किताब को लगाइए, संविधान को लगाइए। ये दौर अंधेरों के खिलाफ रोशनी फैलाने का दौर है। और जब हम आज यहाँ कलकत्ते में इस पर बातचीत कर रहे हैं तो मसला सिर्फ भारत का नहीं है, मसला पूरी दुनिया का है। आप देखिए कि जालिमों ने क्या साजिश रची है। लोकतंत्र के लिए पसीना नहीं बहाया, खून नहीं बहाया, कुर्बानियां नहीं दी, हमेशा राजे राजवारों के दरबार में उनकी चापलूसी करा करते थे। विस्तारवादी साम्राज्यवादी ताकतों के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगते थे, चापलूसी करते थे, जासूसी करते थे। वैसी शक्तियां आज उसी जमहूरियत का इस्तेमाल करके कुर्सी पे बैठ करके उसी लोकतंत्र का गला दबा रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं। बड़ा कमाल का दौर है। हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे। फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। जय शाह के डैडी जानते हैं ना, कल आए थे और आकर के कह रहे थे बेशर्मी अगर मापना हो ना, जैसे बुखार मापने के लिए थर्मामीटर लगा देते, इस देश की सियासत कितनी बेशर्म और पतित हो गया है, ये देखने के लिए आपको जय शाह के डैडी को सुनना चाहिए। जय शाह के डैडी ने कहा कि बंगाल में घुसपैठ को रोकने के लिए, अच्छा तो गृह मंत्री कौन है? दीपंकर भट्टाचार्य। कौन गृह मंत्री है? किसकी सरकार है? और अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना किसकी जिम्मेवारी है? राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि केंद्र सरकार की जिम्मेवारी? ये बात मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि जब सीए एनआरसी का मामला चल रहा था तो मीडिया में जाकर के वो देश को क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, तो हम भी उनको एक क्रोनोलॉजी याद करा देते हैं। वक्फ बिल की चर्चा हो रही थी, वक्फ बिल पे जबरदस्ती, मीडिया तो है ही इनके साथ, स्वाभाविक बात है, जिसका रोटी खाएगा उसके लिए भाव भाव करेगा। वाह वाह वाह, क्या बात। जनता की मीडिया थोड़ी है, बुरा मत मानिएगा। आप ठीक है, पत्रकारों को कुछ नहीं कह रहे हैं, आप कैमरा पर्सन को कुछ नहीं कह रहे हैं, हम आपके मालिकों के बारे में कह रहे हैं। मीडिया दिन रात माहौल बनाया और बोला कि वक्फ में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। अच्छा तो कौन से डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार नहीं है? कौन सा डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया है? हम तो कहते हैं कि आज के दौर में भ्रष्टाचारी होना राजनीति में ऊपर जाने का सबसे बड़ा जो है क्वालिटी है। जो जितना बड़ा भ्रष्ट है वो उतने अच्छे पोजीशन पर है। देश की सत्ता चल किस पे? भ्रष्टाचारियों, अवसरवादियों और कमीशन खोरों की ही सरकार तो चल रही है। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, कानून कुछ भी हो, कमीशन जितना मोटा दीजिएगा काम उतना ही आसानी से होता है। तो कहे कि वक्त में भ्रष्टाचार बहुत है, इसलिए नया कानून ला करके मुसलमानों का भला करना चाहते हैं, जैसे कानून ला करके किसानों का भला करना चाहते थे। कोई मांगा नहीं, जबरदस्ती भला करना चाह रहे थे। किसानों ने कहा कि ये भलाई नहीं चाहिए। 1 साल प्रोटेस्ट किया, तब जा करके रो रो करके, एक तो आंसू कैसे इतना जल्दी निकाल लेते हैं प्रधानमंत्री, पता नहीं, हो सकता है पॉकेट में प्याज लेके घूमते हैं। तो आंसू निकाल के बोले कि समझा नहीं पाए। किसान ने कहा कि नहीं चाहिए, कानून ले लीजिए। वैसे ही मैं ये बात इसलिए याद दिला रहा हूं कि सारा कुछ क्रोनोलॉजी में आपस में जुड़ा हुआ है। तो मीडिया बोली कि वक्त का जो है ना नया कानून बहुत जरूरी है, देश की सारी तरक्की इसीलिए रुकी हुई है
अभी तक तो हम लोग मंगल पे चले गए होते, वहां घर बना लेते, वहां नया लाल किला खड़ा कर लेते। सारा प्रॉब्लम है कि वक्त का जो है ना भ्रष्टाचार बहुत है। तो मीडिया माहौल बनाना शुरू की। सरकार के प्रवक्ता जाकर के टीवी में बोल रहे थे। अच्छा, सरकार के प्रवक्ता अकेले नहीं होते हैं, वो एंकर भी उनका ही प्रवक्ता होता है। और एक क्या करते हैं, आरएसएस वालों को राजनीतिक विश्लेषक बोल करके बिठा लेते हैं। तो आप अलग अलग पार्टी से 3 लोग जाइएगा, वो एक ही पार्टी से 3 लोग बैठे रहते हैं, एक एंकर, एक भाजपा का प्रवक्ता और एक जो राजनीतिक विश्लेषक बैठा हुआ वो भी उन्हीं का आदमी है। मीडिया में माहौल बना दिया। और मेरा नाम कन्हैया है, स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि मैं कौन हूं। तो मैं देखा कि हमारे गांव के लड़के कह रहे हैं कि जानते हो, सरकार जो वक्फ से जमीन छीनेगी ना, वो हम लोगों को मिलेगा। हम बोले गलती कर रहे हो, तुम्हारे खाते में 15 लाख रुपया आया? बोला नहीं, लेकिन अदानी जी के खाते में जो है ना लाखों करोड़ों रुपया पहुंच गया। तुमको लग रहा है कि जमीन हमको मिलेगी, तो तुमको नहीं मिलेगी, अदानी जी को मिलेगी। बोला कैसे? बोले वैसे ही जैसा 370 जब समाप्त होता तो हम सब लोग जो है डल लेक के सामने जमीन खरीदते। कितना लोग जमीन खरीदे हैं डल लेक के सामने? एक आदमी हाथ उठाइए जो कश्मीर में जमीन खरीदे हो। डिबेट याद है? यही डिबेट था ना कि अब भारत का कोई भी नागरिक जाकर के कश्मीर में जमीन खरीद लेगा। हम लोग भी खुश हो रहे थे, बढ़िया मकान बनाया जाएगा, कॉटेज पहाड़ पर, बर्फीली पहाड़ियों के बीच में, बढ़िया समर वेकेशन होगा। खरीदे जमीन। ये खेल समझना है। ये सारी लड़ाइयां, दोस्त का सारा मुनाफा आपके जेब पे डाल देते हैं और आप अपनी जेब देखें नहीं, इसीलिए औरंगजेब का बहस शुरू कर देते हैं। कितना मजेदार है। आप औरंगजेब पे बहस कीजिए, वो आपकी जेब काटते रहेंगे। और वक्फ पे यही दलील दी गई कि वक्फ में बहुत सारा गड़बड़ी है, वक्फ का जमीन लेकर के विकास का काम किया जाएगा। अव्वल तो ये बताइए, जिन मुसलमानों का भला ये वक्फ का बदल करके करना चाहते हैं, उन मुसलमानों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानून बनाया कि आप अपने छत पर भी नमाज पढ़िएगा तो आपको पासपोर्ट छीन लेंगे। सुने ही नहीं? ये कैसा भलाई करना चाहते हैं ये? तो एन प्रकार माहौल बना करके, जैसे हर बार करते हैं, देश को ठगते हैं। और मैं एक बात से सहमत हूं, बीजेपी कहती है हिंदुओं को बचाने की जरूरत है। बिल्कुल, भाजपा से बचाने की जरूरत है। जैसे वो बोलते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक्चुअली बेटी को बचाने की जरूरत है इनसे। डिजिटल इंडिया का असली फायदा अगर कोई उठा रहा है तो बीजेपी का नेता और कार्यकर्ता उठा रहा है। देख रहे हैं, सड़क से लेकर के, कार्यालय से लेकर के, कर्नाटक से लेकर के उत्तर प्रदेश तक बढ़िया जो है HD क्वालिटी वीडियो दे रहे हैं। किससे बचाने की जरूरत है? भाजपा से बचाने की जरूरत है। धर्म, संस्कृति, इज्जत, संविधान, देश, सब कुछ, क्योंकि ये देश चलाने के लायक नहीं है। ये देश चलाने के लायक नहीं है। और पूरा माहौल बनाया और पूरा कोशिश करने के बाद जब वक्फ पे बिल पे वोटिंग हो रही थी तो मात्र 7 वोट का अंतर था। ये सारा जो मेकअप लगा करके, नया नया सूट पहन करके, फंसी ड्रेस में जो घूमते रहते हैं ना दुनिया में, बस 7 वोट का ही अंतर है मोदी जी। बस इन्होंने कानून पास कर दिया और ये माहौल बनाया कि संसद से कानून पास हुआ है। तो संसद से कल कुछ भी कानून पास हो जाए, कल को संसद से एक कानून पास हो जाए कि हम लोग नाक से नहीं कान से सांस लेंगे, तो क्या कान से सांस लेना शुरू कर देंगे? देश की एक आधारभूत संरचना है। क्या है भारत? भारत जो है इतिहास की किताब में लिखा हुआ एक शब्द है कि इसकी एक संस्कृति है, इसकी एक परंपरा है, इसका एक सह अस्तित्व का इतिहास है। राजे राजवारों की कहानी नहीं होती है इतिहास। और भारत का राष्ट्रवाद धार्मिक नहीं है, भारत का राष्ट्रवाद सामाजिक है।
भारत के इतिहास में सिर्फ आस्तिकता का इतिहास नहीं है, नास्तिकता का भी इतिहास है। अगर आप राष्ट्रवाद को धार्मिक बनाएंगे तो मुझे बताइए कि कबीर को क्या करेंगे? कबीर को भारत के इतिहास में कौन सी जगह देंगे? जब कबीर कहते हैं कंकर पाथर छाड़ के माजिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांध दे बहरो भयो खुदा, क्या करेंगे कबीर का? कबीर कहते हैं पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, क्या कीजिएगा कबीर का? इस देश में अगर एकेश्वरवाद है, एक ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, तो बहुएश्वरवाद भी है, बहुत सारे ईश्वर को मानने वाले लोग। इस देश में अगर आस्तिकता का इतिहास है तो इस देश में नास्तिकता का इतिहास भी है। जब चारवाक स्कूल ऑफ थॉट कहता है यम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा गिवम पिएत, जो कुछ भी है यहीं पर है। और हमारे कामरेड लोग भी ये गीत गाते थे, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन। क्या कहता है गीता? गीता कहता है कि कर्म सब कुछ होता है, कर्म प्रधान समाज है, और कर्म प्रधान अगर समाज है तो उस देश के राष्ट्रवाद को आप धर्म प्रधान कैसे बना सकते हैं? और इस पर फूले लिखते हैं कि माली का धंधा है लोहार का धंधा है लोहे का काम करना, बढ़ई का धंधा है लकड़ी का काम करना। तो बताइए पंडित का धंधा क्या है? फिर पूजा कराना धर्म है कि धंधा? बताइए, हम नहीं कह रहे हैं, फूले कह रहे हैं। इस देश के इतिहास को आप एक पहचान में समेट करके नहीं रख सकते। हिंदू धर्म के भीतर अगर वैष्णव परंपरा है, क्या कहते थे गांधी? वैष्णव जनते तेने कहिए पीर पड़ाई जाने रे। हाथ में तलवार लेकर के कौन सा धर्म बचा लीजिएगा? कौन सा धर्म बचा लीजिएगा? रावण जब मर रहा था तो राम लक्ष्मण को रावण के पास भेजते हैं और कहते हैं जाओ जाकर के कुछ सीख लो, बड़ा विद्वान आदमी था। इतना कपटी तो रावण भी नहीं था जितना आज के नेता लोग हैं जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। धर्म का भी एक नियम हुआ करता था, कोई नियम है? बताइए, हमला पुंछ में हुआ, पाकिस्तान के कायराने हमले से 16 लोगों की जान पुंछ में चली गई और प्रधानमंत्री रोड शो पटना में कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे रगों में जो है ना गरम सिंदूर बहता है। एक तो इनका जो है ना खून जो है वो चंद्रकांता सीरियल का अय्यार है, वो इच्छाधारी नाग नहीं होता है, जब चाहे तब रूप बदल रहे। कभी कहते हैं कि खून में व्यापार बहता है, कभी कहते हैं खून में देशभक्ति बहता है, कभी कहते हैं खून में गरम सिंदूर बहता है, और कभी तो कहते हैं कि खून बहता ही नहीं है क्योंकि अवतार है ना, बायोलॉजिकल नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल है। ये प्रधानमंत्री ने कहा, मैं नहीं कह रहा, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। तो नॉन बायोलॉजिकल है तो फिर खून तो नहीं बहता होगा, फिर तो अमृत बहता होगा। वो जो समुद्र मंथन से निकला था ना, वही वाला अमृत। झूठ की ना एक सीमा होती है। टीवी के प्रचार और राजनीतिक दुष्प्रचार का एक अंतर मैं आपको बताता हूँ। टीवी के प्रचार में आज भी कम से कम इतनी ईमानदारी है कि कहीं कोने में लिख देता है कंडीशंस अप्लाई। म्यूचुअल फंड का प्रचार देखे हैं ना, म्यूचुअल फंड के प्रचार में क्या कहता है? बाजार जोखिमों के अधीन है। कम से कम आपको बता तो रहा है कि हम आपको बेवकूफ बना रहे हैं। राजनीतिक दुष्प्रचार में जो है ना इतनी भी नैतिकता नहीं बची है। झूठ, बेशर्मी, बिना किसी सीमा का। क्रोनोलॉजी ये है कि वक्फ का कानून पास हुआ और देश में जो है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होना शुरू हुआ। बंगाल में विरोध हो रहा था। अब आप मुझे बताइए कि जब देश आपस में बंटने लगे, मान लीजिए कि अभी क्रिकेट मैच हो और हमारा बॉलर जो है बॉलिंग करे और कीपर डिसाइड कर ले कि हम एक भी कैच नहीं पकड़ेंगे, मैच जीतेंगे क्या? 140 करोड़ लोगों की एकता को यदि खंडित कर दिया जाए तो क्या देश तरक्की कर सकती है? देश विकास कर सकता है?
कितना भी ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए, जब जरूरत पड़ेगी तो हमको दुनिया के सामने भीख ही मांगना पड़ेगा। और ये स्थिति देश के भीतर लगातार पैदा की जाती है, सुबह से लेकर के शाम तक। आप कभी भी टीवी खोल लीजिए, आपको लगेगा इस देश में धार्मिक झगड़े के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। पानी की कमी कोई मुद्दा नहीं है, रोजगार की कमी कोई मुद्दा नहीं है, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार का मुद्दा नहीं है, किसानों की आत्महत्या मुद्दा नहीं है, जवानों का आत्महत्या मुद्दा नहीं है। आपको सुन करके अगर आपके भीतर दिल है और धड़कता है तो आपको तकलीफ होगी वो सुन करके कि 1 घंटे में इस देश के भीतर 2 जवान आत्महत्या कर रहे हैं। 1 घंटे में 2 जवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। डॉलर के मुकाबले रुपया अपने निचले स्तर पे चला गया है। कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। कैसा देश बना रहे हैं साहब आप कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे और उसी देश में 80 करोड़ लोग लाइन में लग करके 5 किलो अनाज ले रहे हैं और आप अपना सीना थपथपा करके कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं। जिस देश में 5 किलो अनाज लोग लेने को मजबूर हो और 80% लोग 5,000 रुपए से नीचे में गुजर बसर करते हो, वहाँ इस देश का एक पूंजीपति अपने बेटा के ब्याह में, अपने बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च करता है। कैसा देश बना रहे हैं? क्या यह मकान जहां हम लोग बैठे हैं और संतुलन से, इम्बैलेंस से चल सकता है क्या? खड़ा रह सकता है क्या? हमारी नाक अगर बहुत लंबी हो जाए तो ये स्वस्थ होने की निशानी है। 2-4 लोग जो हैं उनके पास इस देश की 80% प्रॉपर्टी है और 80% लोग जो हैं वो 5,000 रुपए में गुजारा करने को तैयार हैं। कैसा देश बना रहे हैं आप? और जब ये हमारी आंतरिक हालत होगी तो स्वाभाविक रूप से बाहर का जो दुश्मन होगा वो हमारे ऊपर हमला करेगा। जब वक्त के ऊपर देश बटा हुआ था, देश में लगातार सांप्रदायिक जहर फैलाई जा रही थी, उसी वक्त कायराना आतंकवादी हमला होता है और जानबूझ करके, धर्म पूछ करके मारा गया ताकि इस देश को दंगों की आग में जलाई जा सके। भला हो इस देश का, इस देश की संस्कृति का, इस देश का इतिहास चंद पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से जुड़ा हुआ नहीं है, चंद पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़ा नहीं है। इस देश का इतिहास 5,000 साल का इतिहास है और ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां 200-250 साल में बन करके तैयार हुई हैं। बीजेपी तो 1980 में बन करके तैयार हुई है। बीजेपी 1980 में बनी है। देश सिंधु घाटी सभ्यता से चला आ रहा है और बीजेपी के बाद भी देश चलता रहेगा। ये देश की पहचान होती है, देश की संस्कृति होती है। उस देश को ये लड़ाने की कोशिश करते हैं। विदेश सचिव को यह बात समझ में आती है, देश की सेना को यह बात समझ में आती है। पक्ष विपक्ष एकजुट होकर के उसका मुकाबला करता है। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री कितने कमाल के हैं। पहले तो जब हमला हो रहा था तो हमेशा की तरह ये देश में नहीं थे, फ्लाइट मोड पर थे, एरोप्लेन मोड पर। मोबाइल में होता है ना, प्रधानमंत्री का भी 2 मोड है, एरोप्लेन मोड और साइलेंट मोड। जब जरूरत होगा तो चुप हो जाएंगे, नहीं तो ये बास्को डियोमा की तरह दुनिया का चक्कर लगाते हुए आपको पाए जाएंगे। जब हमला हुआ ये बाहर थे, आए, लोगों को लगा पुलवामा जाएंगे। 370 हटा देने के बाद तो कश्मीर में सब कुछ अच्छा हो गया था ना। डल लेक के सामने हम लोग अपार्टमेंट बना करके रह रहे थे, वहां पे सब शांति थी वहां पे। लेकिन प्रधानमंत्री पुलवामा नहीं गए। कहाँ आए? पटना, क्योंकि कश्मीर में चुनाव नहीं है, चुनाव तो बिहार में है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वहां गए और वहां जाकर के धमकी दे रहे थे। अच्छी बात है, इस देश के प्रधानमंत्री होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है, आप 140 करोड़ लोगों को यह विश्वास दिलाएं कि यह संकट है और इस संकट का हम डट करके मुकाबला करेंगे। पक्ष विपक्ष मिलकर के इसका सामना करेंगे और हमारी देश की सशस्त्र सेना इसमें सक्षम है कि किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और जो जैसा करेगा उसको ऐसा भरना करेगा। पक्ष तैयार था, विपक्ष तैयार था, सेना तैयार थी, हम हमले कर रहे थे। अचानक से सीज फायर की खबर आती है। भाई समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। टीवी पे देख रहे थे
तो सारा चैनल कह रहा था कि लाहौर हमारे कब्जे में आ गया है, कोई कह रहा था कि कराची पर अभी बस कब्जा हो गया है। हम लोगों को भी लगा कि अब जो है वीजा नहीं लगेगा, अखंड भारत का निर्माण हो गया, आरएसएस का सपना पूरा हुआ। इसी वक्त जो है सीज फायर की खबर है। सोचने लगे सीज फायर कैसे हो गया। तो सरकार कुछ बोलती उससे पहले जो है पापा के जो चाचा हैं ना, पापा जो वॉर रुकवा दिए थे यूक्रेन और रसिया का, मालूम है कि नहीं? पापा वॉर रुकवा दिए थे यूक्रेन और रसिया का। कल ही हमला हुआ है, कल ही यूक्रेन ने जो है रसिया के ऊपर हमला किया है, जो वॉर मोदी जी रुकवा दिए थे फोन करके। खबर है ना, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। मेरी अगर एक भी बात गलत साबित हो, अगर मैं एक भी बात झूठ बोला हूं तो राजनीतिक जीवन से बाहर चला जाऊंगा। प्रधानमंत्री थोड़ी है कि झूठ बोलना है। वॉर रुकवा दिए थे मोदी जी, तब विदेश मंत्रालय ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जितना प्रशंसा करना है करो, आप उनके समर्थक हो और जो जिसके समर्थन में हो। कहते हैं ना कि किसी सुंदर से प्रेम नहीं होता है, जिससे प्रेम हो जाए ना वही सुंदर लगने लगता है। वाह वाह वाह। तो जो लोग मोदी जी से प्रेम में हैं तो मोदी जी का सब कुछ अच्छा लगता है ना। तो वॉर रुकवा दिए थे। अब हमको लगा कि जब दुनिया का वॉर ये रुकवा रहे हैं तो हमारा वॉर कौन रुकवा दिया। तो ट्रंप कहा कि धमकी दिए थे, ये शब्द हैं ट्रंप के, हमने धमकाया इनको कि व्यापार बंद कर देंगे। हम बोले तब तो मोदी जी पक्का रोक दिए होंगे, क्योंकि दोस्त का नुकसान हो जाएगा ना। हम दो हमारे दो, A1 A2, और यही इनका जो है ना चक्कर पड़ गया है। A1 जो है ना वो अमेरिका का माल लेके बैठा हुआ है और A2 जो है वो चाइना का माल लेकर के बैठा हुआ है। अब मोदी जी को बना दिया है फुटबॉल। वो शायरी है ना कि न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ये फंस गए हैं, ये फंस गए हैं कैपिटल के चक्कर में। कैपिटल का क्या है, घोड़ा अगर बढ़िया चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो है कोई दूसरा गधा ले आएगा। ये गए हैं फंस। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है, चुनाव भी जीतना है। तो ये अंदर जो है ना माहौल बना रहे हैं कि बस बस 2-4 घंटे की बात है, पीओके हमारा है। हम बोले और बढ़िया है, डल लेक के सामने घर बना रहे थे, अब जो है गिलगित में घर बना लिया जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें, अच्छी बात है। लेकिन हुआ क्या कि धमकी दिया, वो बोला बंद करो ये सब। तो अब उसके कहने पे क्या करते, तो इज्जत बचाने की बात थी। तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, उसके कहने पे नहीं किए हैं, पाकिस्तान माफी मांगने लगा था। अच्छा, मतलब आप पाकिस्तान पे भरोसा कर लिए। जिस कायर पाकिस्तान ने इस देश के 26 लोगों की जान ले ली, माओ बहनों के मान की सिंदूर पोंछ दी, और ये पहली बार नहीं किया है, बार बार हमारे ऊपर हमला करता है, उस पाकिस्तान पर भरोसा करके आप सीज फायर कर दिए। आप बेवकूफ हैं कि हमको बेवकूफ बना रहे हैं। किसके कहने पे किए? और यही सवाल जब विपक्ष ने पूछना शुरू किया तो कहते हैं कि आप जो है देश के साथ नहीं खड़े। कमाल, अडानी की चौकीदारी करते करते ट्रंप की चौकीदारी आप करने लगे और देश के साथ हम लोग नहीं खड़े हैं। कौन जिम्मेवार है इसके लिए, इस परिस्थिति के लिए? पूरा विपक्ष जब आपके साथ खड़ा है, देश की पूरी जनता जब आपके साथ खड़ी है, तो सवाल का जवाब किससे पूछा जाएगा? नेहरू जी से। चलिए हम लोग टेलीग्राम करते हैं नेहरू जी को, और नेहरू जी बताइए, आप ही के चलते सारा प्रॉब्लम हो रहा है। किससे सवाल पूछा जाए? 15वें साल में सरकार है आपकी, तीसरी बार है ना, 3 बार प्रधानमंत्री हुए हैं आप, गृह मंत्री आपके हैं, रक्षा मंत्री आपके हैं। तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं। एयर चीफ मार्शल ने कहा, ये उनके शब्द हैं, कि एक भी डिफेंस प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा नहीं होता है। इसके लिए सवाल किससे पूछा जाना चाहिए? सलीम दा से।
कि राहुल गांधी से? किससे सवाल पूछा जाएगा? देश के रक्षा मंत्री से पूछा जाएगा ना, जिनको सिर्फ कड़ी निंदा करने से फुर्सत नहीं है। हर चीज पे कड़ी निंदा कर देते हैं बस। भाई आपको सिर्फ कड़ी निंदा करने के लिए रक्षा मंत्री नहीं बनाया है। आप रक्षा मंत्री हैं, निंदा करने का काम विपक्ष का है। आप ही विपक्ष का काम करिएगा तो सरकार क्या करेगी? किससे सवाल पूछा जाएगा? उसके बाद सीडीएस ने कहा एक इंटरव्यू में कि हाँ हमको नुकसान हुआ। यही बात जब देश का विपक्ष पूछ रहा है तो आप हमको देशद्रोही का जो है तमगा हमारे ऊपर लगाए। देश को इस हालत में पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेवार है? अर्थव्यवस्था आपसे संभल नहीं रही, आपसे जो है विदेश नीति संभल नहीं रहा। और विदेश नीति नहीं संभल रहा है, इसका एक सीधा एग्जाम्पल देखिए कि सारी पॉलिटिकल पार्टी का एक डेलीगेशन तैयार किया, सारी पॉलिटिकल पार्टी का, और कहा कि जा करके दुनिया के देशों को बताइए कि हमारे देश के भीतर क्या हालत है और हम किन परिस्थितियों में कार्रवाई किए। और सारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर विदेश जा करके समझा रहे हैं और उसी की पॉलिटिकल पार्टी को मोदी जी देश में घूम घूम करके गलिया रहे हैं। कितना मजेदार है। जिस पॉलिटिकल पार्टी के एमपी देश में, देश से बाहर दुनिया के देशों को ये समझा रहे हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे ड्रेस पहन करके देश के भीतर उसी पॉलिटिकल पार्टी को ये गलिया रही है। तो ना इनसे लोकतंत्र संभल रहा है, ना इनसे अर्थव्यवस्था संभल रही है, ना इनसे विदेश नीति संभल रहा है। और जितने वादे इन्होंने किए थे एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। इसीलिए इस देश के जो नागरिक हैं, प्रजा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो आज भी राजतंत्र में जीते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ये विश्वास करते हैं कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, इस देश में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मंदिर जाता हो, मस्जिद जाता हो, चर्च जाता हो, गुरुद्वारा जाता हो, हवाई जहाज पे चलता हो या टूटी साइकिल पे चलता हो, चाहे बंगाल में रहता हो या केरला में रहता हो, कश्मीर में रहता हो या तमिलनाडु में रहता हो, इस देश में पैदा होने वाला हर नागरिक इस देश के बराबरी का अधिकार रखता है। यह देश उसका उतना ही है जितना ताकतवर लोगों का है, तो कमजोर नागरिक का भी उतना ही है। जो इसमें भरोसा रखते हैं उनको एकजुट होने की जरूरत है, और संविधान सिर्फ हमारे लिए बचाने की जरूरत नहीं है, संविधान हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखने की जरूरत है। अगर हमसे पहले हमारे एंसेस्टर्स ने ये संविधान नहीं बनाया होता तो आज आपके सामने खड़ा होकर के आंगनवाड़ी में काम करने वाला का बेटा देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ करके सवाल नहीं पूछेगा। अगर हमारे एंसेस्टर्स ने इक्वलिटी के उस सिद्धांत को लागू नहीं किया होता, भागीदारी के उस सिद्धांत को, आरक्षण को लागू नहीं किया होता, सभी धर्म के लोगों को अगर बराबर नहीं बनाया होता, तो देश 140 करोड़ लोगों का ताकतवर देश के रूप में नहीं उभरता। अगर हम सिर्फ इस बात को ही मान्यता देते कि काली बिल्ली के काटने से अशुभ होता है, तो आज हम चांद पर नहीं पहुंचे होते, इसरो आज जो है दुनिया में कमाल नहीं कर रहा होता। और आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, ये सिर्फ अंधविश्वास से नहीं आया है, ये वैज्ञानिक सोच से आई है। यह तरक्की, ये प्रगति, उसके बारे में किसी ने जो है सोचा था, किसी ने अपना खून पसीना बहाया था। इसलिए हम कहते हैं वो तमाम लोग जो धरती के घूमने में भरोसा रखते हैं, वो तमाम लोग जो वैज्ञानिकता में भरोसा रखते हैं, वो तमाम लोग जो न्याय और बराबरी में भरोसा रखते हैं, वो तमाम लोग जो आस्तिकता के साथ साथ नास्तिकता के सहअस्तित्व को स्वीकार करते हैं, वो तमाम लोग जो ऋषियों परंपराओं के इस देश में नानक और कबीर की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, वो तमाम लोग जो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, इस मान्यता में भरोसा रखते हैं, वो तमाम लोग जो अंबेडकर की समानता में, वो तमाम लोग जो भगत सिंह की बहादुरी में, वो तमाम लोग जो इस देश के द्वैत और अद्वैत की फिलॉसफी में भरोसा रखते हैं, जो भारतीयता में भरोसा रखते हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा। यह देश तभी बचेगा जब आईन बचेगा, संविधान बचेगा, नागरिकता का अधिकार बचेगा। और जब संविधान बचेगा, देश बचेगा, तो सिर्फ हमारे लिए नहीं बचेगा, यह बागवान आबाद रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी आबाद रहेगा। इस लड़ाई में
हमारी पार्टी, हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ इस मुहिम में आपके साथ है और हमको पूरा भरोसा है कि बंगाल की आवाज़ हिंदुस्तान की पूरे मुल्क की आवाज़ बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।